शैली, देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली। अब देखिए, जो देवगढ़ है वो प्राचीन काल में एक ठिकाना था। देवगढ़ ठिकाना, देवगढ़ क्या था? ठिकाना था। किसका? मेवाड़ राज्य का। ये देवगढ़ किसका ठिकाना था? मेवाड़ राज्य का। प्राचीन काल में देवगढ़ एक ठिकाना था। किसका? मेवाड़ राज्य का। अब देखो, वर्तमान में अगर हमें पूछे कि देवगढ़ कहाँ है, तो वर्तमान में देवगढ़ है आपके राजसमंद में। वर्तमान में देवगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। पहले देवगढ़ ठिकाना किस में था? मेवाड़ राज्य में। अब हम यहाँ ठिकाने की बात करें तो ये जो ठिकाना है, ये जो ठिकाना है, इस ठिकाने का ठिकानेदार, इस ठिकाने का जो ठिकानेदार होता है, उस ठिकानेदार को 16वां उमराव कहा जाता है। इस ठिकाने का जो ठिकानेदार होता है उसको क्या कहा जाता है? 16वां उमराव। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? देवगढ़ ठिकाने के बारे में। देवगढ़ ठिकाना पहले किसका था? मेवाड़ राज्य का ठिकाना था। वर्तमान में कहाँ पर है? राजसमंद में। यहाँ का जो देवगढ़ का ठिकानेदार होता था उसको क्या कहा जाता था? 16वां उमराव। आप बिजोलिया ठिकाने के बारे में भी पढ़ोगे। बिजोलिया भी मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। जब आप बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बिजोलिया के बारे में पता चलेगा। बिजोलिया भी प्राचीन काल में इसका ठिकाना था। उसका जो ठिकानेदार होता था उसको कहा जाता था तीसरा उमराव। कौन सा? तीसरा उमराव की उसको संज्ञा दी गई थी। अब यहाँ पर हम इस देवगढ़ ठिकाने के स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना, देवगढ़ ठिकाना जो था, इस देवगढ़ ठिकाने की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना हुई थी सन 1680 ईस्वी में। कब हुई थी? 1680 ईस्वी के अंदर। उस समय वहाँ का महाराणा कौन था? तो उस समय महाराणा था जय सिंह। महाराणा जय सिंह है। महाराणा जय सिंह के काल के अंदर किसकी स्थापना होती है? देवगढ़ ठिकाने की। तो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 ईस्वी के अंदर जय सिंह के शासनकाल में होती है। अब इसका संस्थापक, हमें याद रखना है, इसका जो संस्थापक है उस संस्थापक का नाम क्या था? तो संस्थापक का नाम याद रखना आपको, द्वारकादास चुंडावत। द्वारकादास चुंडावत। जो द्वारकादास चुंडावत थे, उन द्वारकादास चुंडावत के द्वारा इस मेवाड़ ठिकाने की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इन्हीं के काल में ये जो आप देवगढ़ शैली पढ़ रहे हो, इस देवगढ़ शैली का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो देवगढ़ शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? द्वारकादास चुंडावत के। तो देवगढ़ शैली का प्रारंभ, देवगढ़ शैली का प्रारंभ कब हुआ था? द्वारकादास चुंडावत के समय में। तो जो द्वारकादास चुंडावत है उसके समय के अंदर कौन सी शैली का विकास हुआ था या प्रारंभ हुई थी? देवगढ़ शैली का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, इसमें से जो मुख्य प्रश्न बनकर आता है, तो वो मुख्य प्रश्न ये आता है कि प्रारंभ में इस शैली, प्रारंभ में इस शैली को प्रकाश में लाने वाले कौन थे? यानी शुरू में ये हम कहें तो ये शैली अंधेरे में थी। किस में थी? अंधेरे में थी। इस शैली को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति कौन थे?
तो उस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है डॉक्टर श्रीधर, डॉक्टर श्रीधर अंधारे, डॉक्टर श्रीधर अंधारे। डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा इस शैली को किस में लाया गया? प्रकाश में लाया गया। हमें यही याद रखना है कि इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को। डॉक्टर श्रीधर अंधारे के द्वारा इस शैली को किस में लाया गया था? प्रकाश में लाया गया था। अगर हमें पूछे कि देवगढ़ शैली जो चित्रकला की शैली है उसके अंदर हमें देवगढ़ शैली में बने हुए चित्र अगर देखने को मिले तो कहाँ मिलेंगे? तो उसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है मोती महल, एक तो क्या याद रखना है? मोती महल, और दूसरा आपको याद रखनी है अंजारा की ओबरी, अंजारा की ओबरी। ये जो प्रमुख क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर आपको जो देवगढ़ चित्र शैली है उस देवगढ़ चित्र शैली के अंदर बने हुए चित्रों की प्रधानता मिलेगी। कौन से दो स्थानों के ऊपर? एक तो मोती महल और दूसरा कौन सा? अंजारा की ओबरी। अब यहाँ से एक प्रश्न निकलकर और आता है कि देवगढ़ जो शैली है वो किन शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो इसके अंदर 3 शैलियों के नाम आपको याद रखने हैं। कितने शैलियों के? 3 शैलियों के। तो वो 3 शैलियाँ कौन कौन सी है? तो पहली शैली जिसके अंदर आपको याद रखना है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। दूसरी आ जाएगी, पहली मेवाड़ शैली, दूसरी आ जाएगी आपके इसके अंदर मारवाड़ शैली, दूसरी आ जाएगी मारवाड़ शैली, और तीसरी आ जाएगी इसके अंदर आपके ढूंढाड़ शैली। तो इन 3 शैलियों के मिश्रण से जिस चित्र शैली का निर्माण हुआ उस शैली का नाम क्या है? देवगढ़ चित्र शैली। एक बार वापस दोहराएंगे, देवगढ़ प्राचीन काल में किसका ठिकाना था? मेवाड़ राज्य का। वर्तमान में किस में आता है? राजसमंद में। यहाँ का जो ठिकानेदार था उसको क्या कहा जाता था? 16वां उमराव। और ये 16वां उमराव का खिताब द्वारकादास ने किससे प्राप्त किया? महाराणा जय सिंह से। क्योंकि उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो कौन थे? जय सिंह थे। तो जय सिंह के काल में भी आपने पढ़ा होगा एक झील का निर्माण होता है। कौन सी झील का? जयसमंद झील का निर्माण होता है। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1680 ईस्वी के अंदर महाराणा जय सिंह के काल के अंदर। इसके संस्थापक कौन थे? द्वारकादास चुंडावत। और द्वारकादास चुंडावत के ही कार्य में देवगढ़ शैली जो है उसका क्या होता है? प्रारंभ होता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अगर हमें देवगढ़ शैली के चित्रों को देखना हो तो हम कहाँ देखेंगे? एक तो मोती महल में और दूसरा अंजारों की ओबरी में। अगर अगला प्रश्न बनता है कि ये शैली किन शैलियों से मिलकर बनी है? तो उसमें 3 शैलियों के आपको नाम याद रखने हैं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और ढूंढाड़ शैली। चित्र शैली, ठीक है, जिसका नाम है आपके चावंड शैली। कौन सी शैली? चावंड शैली। इसके पहले हमने कौन सी शैली पढ़ी थी? देवगढ़ शैली। तो चावंड शैली के बारे में आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था लूणा चावड़िया। उस लूणा चावड़िया को मारकर क्या बसाया था? चावंड बसाया था। चावंड बसाया था। ये किसने बसाया था? महाराणा प्रताप ने। अब देखिए, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका था तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के ऊपर लगातार आक्रमण किए जा रहे थे। और लगातार आक्रमण, 3 आक्रमण लगातार किए गए थे शाहबाज खां के द्वारा। लगभग हम बात करें 1577-78 की, तो उस समय जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप का जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, उस कुंभलगढ़ दुर्ग को भी
शाहबाज खान ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो महाराणा प्रताप को जंगलों में जाना पड़ा और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया, जंगलों में व्यतीत किया। और जंगलों में व्यतीत करने के बाद उन्होंने लगभग 1583-84 के अंदर उन्होंने लूणा चावड़िया को मारकर किसके ऊपर अधिकार कर लिया था, चावंड के ऊपर अधिकार कर लिया था। और उन्होंने अपनी नई राजधानी किसको बनाई थी, चावंड को बनाई थी। तो ये महाराणा प्रताप के द्वारा लूणा चावड़िया को मारकर जो चावंड है उसको बसाया गया था। अब इस चावंड के अंदर महल बने हुए हैं, एक ही प्रकार के कितने महल बने हुए हैं, 5 यहाँ पर महल बने हुए हैं। एक ही प्रकार के आपको कितने महल दिखाई देंगे, यहाँ पर 5 महल आपको दिखाई देंगे। तो वो 5 महल किसके द्वारा बनवाए गए थे, महाराणा प्रताप के द्वारा ये 5 महल बनवाए गए थे। तो ये जो 5 महल आप देख रहे हो, इन 5 महलों को हम किसका नाम देंगे, महाराणा प्रताप के महल। महाराणा प्रताप के क्या देंगे इनको नाम, महल का। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के महल कहाँ है, तो उत्तर क्या आएगा, चामुंड में। महाराणा प्रताप के महल कहाँ पर है, चामुंड में। दूसरा, इनको कहा जाता है चावंड के महल। इनको क्या कहा जाता है, चावंड के महल, चावंड के महल। और यहीं से एक शैली का प्रारंभ होता है और उस शैली को क्या कहा जाता है, चावंड शैली। उस शैली का नाम क्या है, चावंड शैली। तो जहाँ से जिस शैली का प्रारंभ होता है इन 5, अब देखो इनकी शुरुआत कैसे हुई कि महाराणा प्रताप के द्वारा यहाँ पर कितने महलों का निर्माण करवाया गया, 5 महलों का। एक समान एक जैसे 5 महल है। और इन 5 महलों के अंदर महाराणा प्रताप ने जो चित्र शैली प्रारंभ की, उस चित्र शैली का नाम क्या था, चावंड चित्र शैली। तो महाराणा प्रताप के द्वारा इन महलों के अंदर एक समान चित्रकारी की गई और उस चित्रकारी को नाम क्या दिया गया, चावंड शैली का नाम दिया गया। तो महाराणा प्रताप के द्वारा उसके द्वारा जो बनाए गए महल है उनके अंदर चावंड शैली का जो चित्र शैली का प्रयोग किया गया था उसको आगे चलकर चावंड शैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि ये जो चावंड शैली है, इस चावंड शैली का प्रारंभकर्ता, तो ये जो चावंड शैली है, इस चावंड शैली का प्रारंभकर्ता कौन है। तो यहाँ हम इस शैली का जो प्रारंभकर्ता है उस प्रारंभकर्ता का नाम क्या बताएंगे, महाराणा प्रताप। तो आपको याद रखना है कि जो चावंड शैली प्रारंभ हुई थी वो किसके काल में हुई थी, महाराणा प्रताप के काल में ये चावंड शैली प्रारंभ हुई थी। यहीं पर दूसरा प्रश्न और बनता है कि इस शैली का स्वर्णकाल, इस शैली का स्वर्णकाल, तो हम ये कहेंगे कि किस का शासन या किसका काल इस शैली का स्वर्णकाल था। तो महाराणा प्रताप के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बना, महाराणा अमर सिंह। तो इस शैली का स्वर्णकाल हम किसका कहेंगे, महाराणा अमर सिंह का। जो महाराणा अमर सिंह बने थे, अमर सिंह के द्वारा इस शैली को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया। काफ़ी जो ये महल बने हुए महाराणा प्रताप के, उन महलों से इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इस शैली के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रभाव दिखाया। तो किसके काल के अंदर किसका काल स्वर्णकाल माना जाता है, महाराणा अमर सिंह का काल स्वर्णकाल माना जाता है। क्यों, क्योंकि इनके काल में एक कलाकार हुए जिनका नाम था नासिरुद्दीन। जिनका नाम क्या था, नासिरुद्दीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखोगे कि नासिरुद्दीन किसके काल में या किस शासक के काल में जो चित्र शैली का काम करते थे उसका नाम क्या है, महाराणा अमर सिंह। तो इस नासिरुद्दीन ने, ये जो नासिरुद्दीन है, इस नासिरुद्दीन ने सन 1605 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, सन 1605 ईस्वी के अंदर एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था रागमाला। कौन सा ग्रंथ था, रागमाला। ये जो रागमाला ग्रंथ है, इस रागमाला ग्रंथ की रचना कब की थी,
1605 ईस्वी में। अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता है तो आप याद कर लेना कि इस समय जो मुगल शासक अकबर था, उस अकबर की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो नासिरुद्दीन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रागमाला ग्रंथ लिखा। तो यहाँ पर आप रागमाला ग्रंथ, ये जो रागमाला ग्रंथ है इसकी रचना की थी। तो रागमाला जो ग्रंथ है वो चावंड शैली का, या आप यूं कह सकते हो कि जो मेवाड़ शैली है उस मेवाड़ शैली का, ये जो वो मेवाड़ चित्र शैली का, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा ग्रंथ है। मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा ग्रंथ है। एक बार वापस रिपीट करोगे। चावंड शैली के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। लूणा चावड़िया को मारकर चावंड बसाया था किसने? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने चावंड के अंदर 5 एक समान महलों का निर्माण किया था, जिसको महाराणा प्रताप के महल के नाम से जाना जाता है। अगर हमें प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के महल कहाँ पर है, तो महाराणा प्रताप के महल कहाँ पर है? चावंड में। और दूसरा प्रश्न वही बनता है कि चावंड के महल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? चावंड में। और यहीं पर इन महलों के अंदर जो चित्रकारी विकसित की गई थी, जो चित्र शैली काम में ली गई थी, आगे चलकर वो शैली किस नाम से जानी गई? चावंड शैली के नाम से जानी गई। प्रारंभकर्ता यानी चावंड शैली के जो प्रारंभकर्ता थे वो कौन थे? महाराणा प्रताप। यानी महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का प्रारंभ हुआ। और स्वर्ण काल किसका बताएंगे हम? महाराणा अमर सिंह का। यानी महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र अमर सिंह शासक बने और उन्होंने इस शैली को खूब प्रोत्साहन दिया। उन्हीं के काल में एक चित्रकार रहते थे नासिरुद्दीन, और नासिरुद्दीन के द्वारा 1605 ईस्वी के अंदर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है रागमाला। और इस मेवाड़ चित्र शैली का ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। कौन सी स्कूल है? हाड़ौती स्कूल। ठीक है। हाड़ौती स्कूल के अंदर मैंने आपको 3 शैलियाँ बताई थी। कौन सी? कोटा शैली, बूंदी शैली, और एक कौन सी? झालावाड़ शैली। हाड़ौती नाम मत लो, झालावाड़ शैली। तो यहाँ पर हम झालावाड़ शैली का जिक्र नहीं करेंगे, केवल 2 ही शैलियों का जिक्र करेंगे, एक तो कोटा और एक कौन सी? बूंदी का। तो कोटा और बूंदी की शैलियों का अध्ययन करने के लिए दोनों तरफ हमने लिख दी। एक तरफ कौन सी? कोटा शैली। कौन सी शैली है? कोटा शैली। और एक तरफ कौन सी शैली है? बूंदी शैली। कोटा शैली और बूंदी शैली। मैं प्रारंभ से आपको कहता आ रहा हूँ कि जब भी आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे तो इन शैलियों से संबंधित जो चित्रकार होते हैं उन चित्रकारों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है, 3 चित्रकारों के नाम दे दिया जाता है, एक का नाम अलग दे दिया जाता है, कि पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा चित्रकार नहीं है। तो वो प्रश्न आपको उस हिसाब से उसका आंसर देना होता है। तो सबसे पहले हम कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों की चर्चा करते हैं। तो कोटा शैली के अंदर जो चित्रकार है, जिसमें पहला व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? डालू। पहला चित्रकार जिसका नाम डालू। दूसरा आ जाएगा आपके रघुनाथ। दूसरा चित्रकार कौन आ जाएगा? रघुनाथ। रघुनाथ के बाद कोटा शैली के अंदर एक चित्रकार है जिसका नाम है रामलाल। एक चित्रकार जिसका नाम क्या है? रामलाल। डालू, रघुनाथ, रामलाल। और आपके कुचामन का था एक कुचामनी ख्याल जिसकी प्रसिद्ध है, नाम बोलो देखिए उसका। लच्छीराम। क्या नाम था? लच्छीराम। ये वो लच्छीराम नहीं है जो कुचामनी ख्याल के लिए प्रसिद्ध था। कुचामनी ख्याल को उसने क्या दिलाई थी? प्रसिद्धि दिलाई थी। किसने? लच्छीराम ने। वो लच्छीराम नहीं है, ये अलग है। तो ये है लच्छीराम। और लच्छीराम के बाद में एक का और नाम याद रखोगे जिसका नाम है आपके कौन सा? गोविंद। कौन सा आ जाएगा? गोविंद। ये तो आ गई आपके कौन सी शैली? कोटा शैली। कोटा शैली के बाद हम चर्चा करते हैं कौन सी शैली की? बूंदी शैली की। बूंदी शैली के अंदर व्यक्ति का नाम याद रखोगे, नूर मोहम्मद। कौन व्यक्ति है? नूर मोहम्मद। ये जो चित्रकार है नाम क्या?
नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद के बाद जो व्यक्ति है उसका नाम याद रखो, सुरजन। एक चित्रकार है जिसका नाम क्या है, सुरजन। सुरजन के बाद यहाँ पर चित्रकार आ जाएगा आपके श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, श्री कृष्ण जिस व्यक्ति का नाम था चित्रकार का वो है। तो नूर मोहम्मद, सुरजन और तीसरा कौन सा, श्री कृष्ण। चौथा वापस यही आ जाएगा। अब इसने कोटा शैली को छोड़ दिया और ये कौन सी शैली में आ गया, बूंदी शैली में। तो रामलाल आपको कॉमन दो जगह मिलेगा, एक रामलाल आपको कोटा शैली में मिलेगा और एक रामलाल आपको कहाँ मिलेगा, बूंदी शैली में भी मिलेगा। तो नूर मोहम्मद, सुरजन, श्री कृष्ण और कौन सा हो गया, रामलाल। तो ये चार चित्रकार कौन सी शैली में है आपके। एक व्यक्ति का नाम और याद रखो आप, जिसका नाम है अहमद अली। अहमद अली ये भी एक चित्रकार है। तो इस प्रकार से 5 चित्रकार। यहाँ पर भी कितने चित्रकार, 5। कोटा शैली के अंदर डालू, रघुनाथ, रामलाल, लच्छीराम और कौन सा, गोविंद। रामलाल यहाँ पर क्या है, कॉमन है। रामलाल पहले कोटा शैली में था, उसके बाद कहाँ चला गया, बूंदी शैली के अंदर। तो बूंदी शैली के अंदर नूर मोहम्मद, सुरजन, श्री कृष्ण, रामलाल और अहमद अली। एक बार इनको आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहली शैली कौन सी लिखी थी अभी, कोटा शैली। कोटा शैली। इस कोटा शैली के बारे में आपको पूछा जाए कि इसका प्रमुख विषय, कोटा शैली के अंदर आपको याद रखना है इसका प्रमुख विषय। तो कोटा शैली का जो प्रमुख विषय है वो प्रमुख विषय था शिकार। कोटा शैली का प्रमुख विषय क्या था, शिकार। कोटा शैली के अंदर जितने भी चित्र बने हुए हैं उन तमाम चित्रों के अंदर क्या करते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए, जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर राजा और जो उनकी रानियाँ होती थी उन रानियों को भी क्या करते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो राजा और रानियाँ भी अपने रानियाँ हैं वो भी राजा के साथ मिलकर क्या करती थी, शिकार करती थी। तो यहाँ हम एक चर्चा करते हैं कि यहाँ एक महल था, यहाँ एक महल था प्राचीन काल में, जिसे कहा जाता है हाड़ाओं का महल। किसका महल, हाड़ाओं का महल। प्राचीन काल में ये महल था जिसे कहा जाता है हाड़ाओं का महल। इस हाड़ाओं के महल में क्या बने हुए थे, भित्ति चित्र। क्या बने हुए थे, भित्ति चित्र बने हुए थे। ये जो महल है इस महल के अंदर क्या बने हुए थे, भित्ति चित्र बने हुए थे। भित्ति का मतलब आप जानते हो, दीवार के ऊपर बने हुए चित्र। ये जो हाड़ाओं का महल था, इस हाड़ाओं के महल के अंदर क्या बने हुए थे, भित्ति चित्र बने हुए थे। इन भित्ति चित्रों को आप दो तरह से याद रखोगे। एक तो आप याद रखोगे कोटा शैली। कौन सी शैली, कोटा शैली। क्योंकि ये जो भित्ति चित्र बने हुए हैं कौन सी शैली में बने हुए हैं, कोटा शैली के अंदर। तो इस हाड़ाओं की हवेली के अंदर जो भित्ति चित्र बने हुए थे उन भित्ति चित्रों को हम एक तो याद रखेंगे किससे, कोटा शैली से याद रखेंगे। और दूसरा इनको याद रखेंगे हम दृश्य चित्र शैली। दूसरा हम इनको याद किससे रखेंगे, दृश्य चित्र शैली। यानी इनके जो साक्षात दृश्य होते थे जो शिकार करने के, उन साक्षात दृश्यों का चित्रण किया जाता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दृश्य चित्र शैली के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, कोटा शैली को। कोटा शैली के बारे में वापस एक बार चर्चा कीजिए। प्रमुख विषय क्या था इसका, शिकार। राजा और रानियां मिलकर
क्या करते थे? शिकार करते थे जानवरों का। और यहाँ पर प्राचीन काल का एक महल मिला है जिसे क्या कहा जाता है? हाड़ाओं का महल। हाड़ाओं के द्वारा निर्मित इस महल के अंदर दीवारों के ऊपर क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया? भित्ति चित्र। और इन भित्ति चित्रों को हम किस प्रकार से याद करेंगे? कौन सी शैली में निर्मित है ये? कोटा शैली में। और इनके साक्षात जो दृश्य है, इसीलिए इनको दृश्य चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब इस कोटा शैली को आपके लिए प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोटा शैली किसके काल में स्वतंत्र हुई? कोटा शैली किसके काल में स्वतंत्र हुई? तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कोटा शैली स्वतंत्र कब हुई? स्वतंत्र हुई तो आपको याद रखना है महाराव है ये, महाराणा नहीं है, महाराव। और उस व्यक्ति का नाम है उमेद सिंह। जो उमेद सिंह थे महाराव, उस उमेद सिंह के काल में कोटा शैली है वो क्या हुई थी? स्वतंत्र हुई थी। प्रश्न बनता है कि कोटा शैली किसके काल में स्वतंत्र हुई थी? तो उस समय शासक कौन था? महाराव उमेद सिंह। इनके काल में कोटा शैली क्या हुई थी? स्वतंत्र हुई थी। अब देखो इस कोटा शैली के अंदर अभी अभी हमने एक चित्रकार का नाम पढ़ा था, और चित्रकार का नाम क्या? डालू। क्या नाम था? डालू। इस डालू चित्रकार ने एक ग्रंथ की रचना की थी और उस ग्रंथ का नाम था रागमाला। कौन सा ग्रंथ था? रागमाला। रागमाला इस शैली का प्रथम ग्रंथ है। इस शैली का कौन सा ग्रंथ है? प्रथम ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की थी? डालू ने। एक रागमाला अभी मैंने पहले भी लिखवाया था, उसका लेखक कौन था? नासिरुद्दीन। लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था नासिरुद्दीन। और यहाँ पर रागमाला का चित्रण करने वाला व्यक्ति कौन? डालू। दोनों अलग अलग है। वो 1605 ईस्वी के अंदर नासिरुद्दीन के द्वारा लिखा गया था। इस डालू के द्वारा रागमाला जो प्रथम ग्रंथ है इस शैली का, कोटा शैली का, तो आप याद रखोगे यह कोटा शैली का या कोटा शैली में चित्रित, कोटा शैली में चित्रित सर्वोत्कृष्ट कृति है। कोटा शैली में चित्रित सर्वोत्कृष्ट कृति है। किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा चित्रित की गई? डालू के द्वारा। अब देखो इसी कोटा शैली के अंदर एक शब्द आता है और उस शब्द का नाम है वसली। क्या नाम है? वसली। वसली क्या चीज़ होती है? कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं, कागज के ऊपर जो दृश्य बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वसली कहा जाता है। यानी कागज के ऊपर कागज रखकर, जैसे कई बार आप चित्र बनाते हो, आप कार्बन लगाते हो, बीच में लगता है कार्बन, ऊपर आप चित्र उकेरते हो, नीचे वाले पन्ने के ऊपर क्या बन जाता है? हूबहू चित्र बन जाता है। लेकिन प्राचीन काल के अंदर कागज के ऊपर कागज रखकर जो चित्र बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? वसली कहा जाता था। तो इसमें हम लिख देंगे कागज का प्रयोग करके चित्रकारी करना। यह है आपको हाड़ाओं का महल पूछा जाए तो हाड़ाओं का महल कहाँ पर है? कोटा में। हाड़ाओं का महल कहाँ पर है? कोटा में। नोट कीजिए।